हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज हम सीखेंगे कैलकुलस के बारे में और इस लेक्चर से कैलकुलस स्टार्ट होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर कैलकुलस, अरे शब्द सुन के ही क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा समंदर जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। जो जेईई स्टूडेंट है वो कैलकुलस अपने मैथमेटिक्स वाले जब टीचर पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल वर्जन में ले जाएंगे। अभी हमारा फोकस यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है और हमें उतना मैथमेटिक्स सीखना है जितना हमें फिजिक्स में यूज हो। तो इसीलिए कैलकुलस में हम लोग उतनी ही चीजें देखेंगे जितनी हमें फिजिक्स के लिए यूटिलिटी, जो हमारे लिए फिजिक्स के लिए यूटिलिटी रखती है। इससे ज्यादा चीजें हम लोग नहीं सीखेंगे। तो बेसिकली यहां पर कैलकुलस का मतलब होता क्या है, यहां पर क्या सभी जगह पे कैलकुलस का मतलब एक ही होता है। तो कैलकुलस देता है हमें स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, है ना। किसकी स्टडी है ये? कंटिन्यूअस चेंज की स्टडी है ना। कंटिन्यूअस चेंज, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस चेंज मतलब कोई भी चीज लगातार चेंज हो रही होगी। अब आप देखो थोड़ी देर के लिए कि यार सर, अगर सोच के देखें एग्जांपल में आपको बोलूं कि सर या स्टूडेंट आप बताइए कि कि क्या चीजें ऐसी चेंज हो रही होगी, कंटिन्यूअस क्या चेंज है। तो सबसे पहले दिमाग में आता अर्थ। भाई जिस पे हम लोग क्या है खड़े हैं, अर्थ क्या हो रही है, कंटिन्यूअस रोटेशन में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। एक अलग एक सर्टेन स्पीड से सर्टेन रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हम बात करें और क्या चीज चेंज हो रहा है सर, कंटिन्यूअसली हमारे आसपास क्या चेंज हो रहा है सर, कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर चेंज होते जा रहा है, सूरज निकल रहा है, मतलब सूरज तो एक ही जगह पे अर्थ मूव हो रही है, तो देसी भाषा में हम बोल सकते हैं सूरज इधर से निकल रहा है फिर अस्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। दिन रात बदल रहे हैं, चेंज हो रहा है सर। क्या और क्या चेंज हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारी उम्र हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है ना। पता भले बर्थडे एक ही दिन मनाते हैं, बट क्या ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आज मैं थोड़ी देर के लिए 17 साल का हूं, वैसे हूं नहीं 17 साल का हूं, और जब अगला बर्थडे आएगा जिस दिन हम केक काटते हैं क्या उसी दिन 18 के हो रहे हो? नहीं, 17 के बाद धीरे 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 रोज थोड़ा चेंज हो रहा है। बट हमने क्या किया, अब रोज सेलिब्रेट करेंगे तो भाई खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, एक दिन चूज कर लिया, उस दिन को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम बर्थडे बोलते हैं। बट क्या जब आप 17 साल से 18 साल पे गए तो क्या सिर्फ उसी दिन पे, जिस दिन आपका बर्थडे, क्या उसी दिन पे उम्र आपकी 1 साल बढ़ गई? नहीं बढ़ी ना। आप धीरे 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 रोज थोड़ा बढ़ रहे थे। और रोज क्या बोलूं मैं, दिन रात हर एक माइलो सेकेंड, हर एक मिली सेकेंड में कुछ ना कुछ आप में क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा। लाइक चलो वहां तक भी नहीं सोचना है तो आप ऐसा सोच सकते हो कंटिन्यूअस चेंज सर, हमारे नाखून क्या हम 15 दिन में काटते हैं, बट क्या 15वें दिन पे ही जाके 15th डे पे ही जाके अचानक नाखून बढ़ जाते हैं क्या? नहीं, ये रोज बढ़ रहे हैं, बट इतनी तेजी से, मतलब इतनी स्लो चेंज हो रहे हैं कि उस चेंज को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, हमारी नेकेड आई से हम पकड़ नहीं पा रहे कितना बढ़ रहा है। अगर कोई पूछ ले कि भाई 1 सेकेंड में तुम्हारा नाखून कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे कि 1 सेकेंड में पागल है क्या, 1 सेकेंड में थोड़ी बढ़ेगा। बट ये आप देख नहीं पा रहे हो, अदरवाइज 1 सेकेंड पे भी क्या है, आपका नाखून कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ रहा है। बट उसके लिए अगर टेक्नोलॉजी लगाएंगे, बहुत ऐसा कैमरे लगाएंगे जो बिल्कुल मिली माइक्रो नैनो सेकेंड को भी पिक करे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखेंगे तो नाखून बढ़ रहे। आप बाल, हाँ ना, हेयर कट कराने जाते हैं सैलून पे, तो क्या हमको रियलाइजेशन होता है यार 1 महीना हो गया यार हेयर कट नहीं हुआ, चलो आज करा लेते हैं। तो क्या आपको उसी दिन, जिस दिन रियलाइजेशन हुआ है, उस दिन फील हुआ है कि हाँ बड़ा हो गया, कुछ तो बड़ा हो गया, तो उसको कटवाना है हमें। बट क्या बाल हर एक दिन, आपकी जो हेयर की ग्रोथ है क्या हर एक दिन हर एक सेकंड हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी। बट कुछ चीजों को हम पकड़ पा रहे हैं, कुछ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। किन चीजों को पकड़ पा रहे हैं? अगर मैं बोलूं कि आपकी बाइक की स्पीड कितनी है, कि 0 से लगा के 100 kmph तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, या यहां से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आपने 50 किलोमीटर ट्रेवल आपने 1 घंटे में कर लिया, तो क्या स्पीड रही आपकी, क्या एवरेज स्पीड रही, ये सब निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये फिजिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी है जो चेंज हो रही है जिसको हम नेकेड आई से नहीं कर सकते, उसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है, उसके लिए ये लगता है। तो कहीं पर जो फाइन मूवमेंट होंगे, जहां हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से चीजें नहीं निकाल सकते, उस चीज को, उस चेंज को फाइंड करने के लिए, जिसको हम आगे चल के इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलकुलस यूज करते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी, इस लेक्चर के एंड होते होते ये कहानी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा फील भी लीजिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि असल में कैलकुलस किस तरीके से अप्लाई होता है
है ना। बेसिकली डायरेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फटाफट सिखा दूंगा, बट थोड़ा सा फील ले लीजिए। मैं बहुत ज्यादा फील में नहीं जा रहा हूं क्योंकि फील से नंबर नहीं आएगा, बट हाँ इंटरेस्ट जगाना है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपकी फिजिक्स की। चलो, तो हम इसको कंटिन्यूस चेंज की बजाय ऐसा बोल देंगे थोड़ी देर बाद टेक्निकल टर्म में कि हम ये करेंगे, कैलकुलस किस लिए यूज करेंगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट। किसके लिए? फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट। इट इज यूज्ड टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट पे जाने से पहले आपको मैं समझाना चाहूंगा कि रेट क्या होता है असल में। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई सबसे पहले रेट तो समझ में आए सर, उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर चले जाएंगे। आप में से सब बहुत लोगों को ये चीजें क्लियर होगी, बट ठीक है, एक थोड़ा रिवीजन करेंगे और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंगल देंगे, है ना, सोचने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलस का यूज कहां करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। बट इंस्टेंटेनियस रेट के पहले मैं आपको रेट समझाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन है ना, एंड इंटीग्रेशन ठीक है। मेनली डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं आप। तो डिफरेंशिएशन में चीजें क्या होगी, डिवाइड होगी। इंटीग्रेशन में नाम से पता चला इंटीग्रेट करना, इंटीग्रिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जोड़ना। तो हम ये बोल सकते हैं ये बांटता है, ये जुड़ता है ना। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, इनके बारे में थोड़ी सी कहानी बतानी है, क्योंकि अगर इसकी समझ डेवलप हो गई तो आपके लिए काइनेमेटिक्स थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्योंकि मैं मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूं भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, बट मेरा मकसद ये है कि मुझे फिजिक्स में किन चीजों की यूटिलिटी है, तो उस मैथमेटिक्स को मैं फिजिक्स के चश्मे से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, ताकि जब मैं एक्चुअल फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट। अब देखो एक चीज और समझो कि जब भी हम कोई भी चीज को चेंज देख रहे हैं या किसी का रेट देख रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस के लिए हम या तो ये जो चेंज है या रेट है, ये मिनिमम कम से कम दो चीजों के बीच में तो होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम दो चीजों के बीच में देखेंगे हम लोग। मैक्सिमम तो कितनी भी चीजों के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, बट रेफरेंस लाइन हो गया। जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भाई एंगल देखा 30 डिग्री, तो भाई 30 डिग्री के लिए इनिशियल पोजीशन या फिर हमने 0 डिग्री को एक रेफरेंस लिया था, तभी हम 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री या माइनस 30 डिग्री ड्रॉ करने में कामयाब रहे। उसी तरीके से रेट या फिर चेंज, इन चीजों के लिए हमें कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं वो समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो कांस्टेंट तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं बोलूं यहां पे कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब क्या है, तो कांस्टेंट तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं एग्जांपल दूं कांस्टेंट के 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे क्या है हमारे कांस्टेंट से। कांस्टेंट का मतलब है जो कभी ना बदले, कांस्टेंट है। अपन बोलते ना कि यार इसका तो परफॉर्मेंस कांस्टेंट है। ये लड़का, ये मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ रहा है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से, और इसका रिजल्ट कांस्टेंट बना हुआ, ये 80 कांस्टेंट परसेंटेज लेके आता है ना। जिसका मतलब क्या, कभी ना चेंज होने वाला। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसा बोल सकता हूं x इक्वल टू 2, है ना। इसको ऐसा लिखो x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि x कुछ भी हो जाए x की वैल्यू क्या है, 2 ही रहेगी, है ना। किसी पर डिपेंडेंसी नहीं हो रही। जैसे ये चेंज हुआ 4 हुआ तो x 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होते हैं अभी समझाता हूं। वेरिएबल को अलग अलग हम लोग नोटेशन देते हैं। नोटेशन लाइक x हो गया, y हो गया, z हो गया, k हो गया, t हो गया, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं ना। बहुत सारे वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। इसको समझिए कि एक्सप्रेशन से समझिए। सपोज करो मैं ऐसा लिखता हूं x इक्वल टू टी। क्या लिखता हूं, x इक्वल टू टी। अब देखिएगा यहां पे, अगर मैं यहां पे बोलूं ये एक रिलेशन है, ये क्या है, एक रिलेशन है x इक्वल टू टी, और मैं यहां पे बोल देता हूं कि अगर ये t की वैल्यू 1 है, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1। मैं बोलूं कि t की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे t चेंज हो रहा है, t की अलग अलग वैल्यू के लिए x की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है ना। एक रिलेशन और लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। कैसे, x इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या लेते हैं, x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू अगर हम रखेंगे
टी की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? x की वैल्यू अगर यहां पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू 1। अब मैं बोलता हूं t की वैल्यू 2 है, तो अब कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। इसका मतलब क्या आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि ये जो हमारा x है वो t के कहे में है ना, t का कहना मान रहा है, जो t बोल रहा है वही x फॉलो कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? t ने बोला कि भाई मैं 3 होऊंगा, तो x ने बोला कि भाई ठीक है तुम 3 हो, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका बात मानना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो मैं 9 हो जाता हूं। इसका मतलब क्या है? जैसा जैसा t बोलते जा रहा है x को वैसा वैसा फॉलो करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो t है, ये t जो है ये है हमारा इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट। और ये जो x है ये भाई डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? किसका कहना मान रहा है? t का कहना मान रहा है, t जैसा बोल रहा है वैसा ही हो रहा है, तो ये क्या है आपका? डिपेंडेंट। ये क्या है? डिपेंडेंट। तो ज्यादातर मतलब पूरे मैथमेटिक्स वगैरह में ये हमारी एनालॉजी होती है कि इस साइड में इक्वल टू के इस साइड कौन सा हुआ? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड RHS और ये हो गया LHS। ठीक है, ये RHS और ये हो गया हमारा LHS। तो LHS इक्वल टू RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला क्या है? तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? डिपेंडेंट रहेगा, और राइट हैंड साइड वाला क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा और हम लोग टेक्निकल भाषा में अगर लिखें, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख ले, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ t? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? x इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? t का फंक्शन ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t। तो इसका मतलब इसको हम और थोड़ा सा अच्छे से बेहतर तरीके से लिखें तो f ऑफ x, ये जो हमारा x है, ये x है, इज द फंक्शन ऑफ t। किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t। ठीक है, सिमिलरली ये लिखो, देखो ये देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि x की अलग अलग वैल्यू पे x क्या है? x की अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि x जो बोलेगा y को मानना पड़ेगा, तो x हमारा क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो इस साइड हो गया। क्योंकि अभी आप बोलोगे सर x तो यहाँ पे डिपेंडेंट था, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोल रहे हो, तो भाई नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, x y t के कुछ भी हो, हमें मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा रहेगा वो हमारा डिपेंडेंट रहेगा और राइट हैंड साइड वाला इंडिपेंडेंट रहेगा। इसका मतलब भाई इसको कहना मानना पड़ेगा। ये जस्ट लाइक वैसा ही है ना। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल से आप समझिए कि ये है वाइफ, क्या है? वाइफ है, और ये है हस्बैंड, हस्बैंड। ठीक है, आप ऐसा समझो ये पापा है, ये मम्मी है, और घर में तो भाई मम्मी की ही चलती है, वाइफ की। वाइफ इज ऑलवेज राइट, इस वजह से वो कहाँ पे है? RHS साइड में है। ठीक है, तो जैसा घर में वाइफ बोलेगी हस्बैंड को फॉलो करना पड़ेगा, आपकी मम्मी जैसा बोलेगी आपके पापा को सुनना पड़ेगा। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है, बट ज़्यादातर केसों में घर के अंदर किसका चलता है? होम मिनिस्टर कौन होता है घर का? हमारी मम्मियाँ होती है, वाइफ होती है, किसी की वाइफ हो। तो अब आप बोल रहे हो सर वाइफ और मम्मी से फील नहीं आ रहा है, हमारी एज की बात करो तो आपकी एज में भाई, अभी आप जिस एज में हो कहीं ना कहीं क्रश होगा, किसी का क्रश कन्वर्ट हो गया होगा और थोड़ा घूमने फिरने गए होंगे, तो आपसे डिमांड करी होगी, ये आप कौन है? बॉयफ्रेंड, है ना। ये हो गए BF और ये हो गए गर्लफ्रेंड। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि बाबू हमें तो कोल्ड कॉफ़ी पीना है, तो चाहे पूरे शहर में कहीं भी कोल्ड कॉफ़ी मिल रही है और अगर बोल दिया आपकी गर्लफ्रेंड ने कि वहाँ की पीनी है, तो आप क्या करोगे? उसका कहना मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड, वाइफ जो भी है, ऑलवेज राइट, इस वजह से ही क्या है? RHS में है। ठीक है, सारी की सारी कहानियां इसलिए कि आपको चीजें समझ में आए, आपको दिमाग में रहे भाई, है ना। छोटी छोटी चीजें बहुत काम की, इसलिए स्टोरी के फॉर्म में आपको बता दी जाती है। तो भाई बेचारा बॉयफ्रेंड क्या करेगा? गर्लफ्रेंड की बात माननी पड़ेगी, है ना, नहीं तो भाई ब्रेकअप होने के चांसेस है ना। तो इसीलिए
तो गर्लफ्रेंड किस साइड में है? ऑलवेज राइट, वाइफ ऑलवेज राइट। इस वजह से आरएचएस साइड में कौन सा है हमारा? इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है बेचारा, है ना, अभागा है, वो किस साइड है? डिपेंडेंट साइड में है, एलएचएस साइड में। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ x, है ना, एफ ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब समझ में आया आपको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब से आप हमेशा इन चीजों को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे। यहां तो हमने x की बात करी, y की बात करी, ऐसा z में भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है। चलो कुछ थोड़े से एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग असल रेट पे आएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो हमारा राइट हैंड साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम यहां पे ऐसा लिखेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, है ना। अगर मुझे पूछा जाए कि x की वैल्यू अगर 1 है तो बताइए f ऑफ x कितना होगा या y कितना होगा, एक ही बात है। तो यहां पर 1 अगर देखेंगे तो यहां पर 1 क्यूब प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 कर दूं तो यहां कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 प्लस 1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, है ना। तो x के अलग अलग वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। इसका मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, और x की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जो रखोगे y उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज करेगा। y बेचारा क्या है, डिपेंडेंट है। y क्या है आपका, डिपेंडेंट है। ये जो x जो बोलेगा ना, ये जो गर्लफ्रेंड या वाइफ जो बोलेगी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब समझे आप। सिमिलरली ये इसको देखिए, ये क्या है हमारा, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो f ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, साइन x। अच्छा मुझे बताओ ये क्या हो गया, साइन 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं लिखूं यहां पे साइन पाई बाई 2, है ना, x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 मतलब कि 90 डिग्री, साइन 90 मतलब 1 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो अब आपको यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, और कंटिन्यूअस चेंज का मतलब और थोड़ा प्रिसाइजली देखें तो ये कैलकुलस कहां यूज करते हैं हम लोग, इट इज यूज टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। और रेट की बात हो रही है, और इन दोनों चीजों में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आगे चल के, बट उसके पहले हम देखें कि रेट क्या होता है। रेट के पहले हमने देखा कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखो x इक्वल टू 2, तो भाई यहां पे चेंज ही नहीं हो रहा है, ये कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है। 2 लिख दिया मतलब फॉर एवर 2 है, कभी बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। तो इधर क्या है, हमेशा x की वैल्यू 2 है, मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं असल में रेट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो अब रेट के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आप अभी हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, है ना, एक्स स्क्वेयर पढ़ा हमने, है ना। ये रिलेशन देखे अभी हम लोगों ने वेरिएबल वगैरह में, चलो ये देखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर देखा हम लोगों ने, ये रिलेशन देखा। तो देखो इस रिलेशन में क्या हो रहा है कि जब भी कभी मतलब अगर x चेंज हो रहा है तो y को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वो जो दूसरी क्वांटिटी अगर वो डिपेंडेंट है उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जब भी कभी एक क्वांटिटी बदल रही है तो दूसरे को बदलना ही पड़ेगा। तो अगर जब भी कभी, ध्यान रखना, जब भी कभी एक क्वांटिटी दूसरे के साथ अगर बदल रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब उसका क्या रहेगा, रेट रहेगा, कुछ ना कुछ रेट रहेगा। किस रेट से चेंज हो रही है ना। अभी मेरी थोड़ी लिमिटेशन में ग्राफ वगैरह में, स्लोप वगैरह में, इनमें सब में नहीं जा सकता क्योंकि अभी ग्राफ पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे चलते हैं। तो आज से क्या ध्यान रखोगे कि अगर कोई भी एक चीज दूसरे के साथ में, कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ में बदल रही है, उसका मतलब है उसका कुछ ना कुछ रेट होगा ही होगा। और हमारा तो पूरा कैलकुलस में स्टडी किसका, कंटिन्यूअस चेंज का। अगर चेंज तो हो ही रहा है तो उसका मतलब है रेट होगा, और रेट होगा तो यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देख के समझ में आ रहा है ना कि x की अलग अलग वैल्यू पे y अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी के साथ दूसरी चेंज हो रही है, इसका मतलब रेट तो होगा ही होगा। अब रेट के 2 टाइप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट के क्या है, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप हुए, एक है हमारा एवरेज रेट, क्या है,
एवरेज रेट, बहुत इंपॉर्टेंट, एवरेज रेट। और दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अब आप बोलोगे सर यहां पे आपने हेडिंग डलवाई थी कैलकुलस और उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोला था और सॉरी कहां थे कि हाँ आपने बोला था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है और उसके लिए हम क्या मतलब क्यों यूज कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करने के लिए। तो सर ये एवरेज रेट का क्या माजरा है, तो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एवरेज रेट पढ़ाऊंगा और ऐसा क्या लिमिटेशन था एवरेज रेट से कि जहां पे ये मेथड हमारी क्या हो गई, फेल हो गई और हमें फिर इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ जाना पड़ा। बताऊंगा आपको, दोनों के बारे में बताऊंगा। अभी कंक्लूजन यहां ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, पूरा सब डिस्कशन होने के बाद कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा रेट से, इस वाली ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेट से यूज करते हैं, रेट से, रेट की फिलोसॉफी में इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि हमें पता है चेंज हो रहा है, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि रेट है ना, ऐसा हो कि रेट ऑफ वाई है ना, रेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर ऐसा हो जाइए, ये रिलेशन कुछ ऐसा हो जाए, x इक्वल टू टी हो जाए, x इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाए थोड़ी देर के लिए, है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। ऐसा मत सोचिएगा कि सर x इधर है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट तो ये भी x इंडिपेंडेंट, नहीं, उससे नहीं हो रहा। लेफ्ट हैंड साइड कौन है, राइट हैंड साइड कौन है, तो यहां पर रिलेशन बदल गया है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब t क्या है आपका इंडिपेंडेंट और x क्या है डिपेंडेंट है। तो क्या हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ऐसा आपको रीड करते आना चाहिए। तो इस रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि ये हमारी क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो अगर हमें इसका रेट चाहिए तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसमें हमारा क्या है इंडिपेंडेंट है। तो रेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये जो एक्स का रेट है ये हमारी डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टी पे कर रहा है। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, अगर इसको लिखें हम लोग रेट, इसको लिखें तो इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा हमारा कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। इसका मतलब है कि दो टर्मिनल के बीच में, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में चेंज हो रहा है, उन दोनों पॉइंट्स को हमने लिया है और वो किसके रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे और जिसका कर रहे हैं हम लोग वो ऊपर, उन दोनों पॉइंट की लोकेशन हम लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर x को ले लीजिए पोजिशन कि भाई ये 1 मीटर पे खड़ा है, 2 मीटर पे खड़ा है, और ये टाइम ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड पे, ये 4 सेकंड पे है। तो हमें दो पॉइंट, कोई भी चीज चेंज हो रही होगी और रेट फाइंड आउट करना है तो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में हो रहा होगा। तो पर्टिकुलर दो चीजों के बीच का हम लोग ले रहे हैं, तो दो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, बहुत ही जो भी स्मॉल हो लार्ज हो कुछ भी हो, डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डेल x डिवाइडेड बाय डेल t, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। तो ये रहा हमारा एवरेज रेट। तो आप क्या लिखोगे, जब भी एवरेज रेट की बात करेंगे हम लोग, एवरेज रेट की बात करेंगे तो एवरेज रेट कभी भी लिखना पड़े दो क्वांटिटी के बीच में, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे, लेवल बढ़ा रहे हैं ना, समझे यहां तक। तो यहां पर हमने देखा कि रेट का असल मतलब क्या होता है, जब भी एक क्वांटिटी दूसरे के साथ चेंज हो रही हो, इसका मतलब रेट होगा ही होगा। एक क्वांटिटी दूसरे के साथ अगर बदल रही है तो उसका रेट होगा, और रेट दो टाइप के होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। पहले एवरेज रेट पे कमेंट कर रहे हैं, पहले हम इक्वेशन को पढ़ना देख रहे हैं कि रेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका अगर पूछे और कोई हमसे पूछे कि एवरेज रेट क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं एवरेज रेट के ऊपर, देन हम लोग फिर इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में बात करते हैं। यहां पर आपको एक टेबल दे रखी है टाइम t की और x पोजीशन की, और बोला है कैलकुलेट एवरेज रेट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब कोई कार चल रही है ना, थोड़ी देर के लिए समझिए कि कार चल रही है, कार को बना देते हैं, ठीक है, ये पहिए, ठीक है, ये कार चल रही है इस रोड पे, और ये हमारा x क्या है, पोजीशन है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सबके नोटेशन ये काइनेमेटिक्स वगैरह में हम लोग डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि x को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस, एक तरह की दूरी को डिनोट कर रहा है हमारा x,
तो x क्या है, t इक्वल टू 1 सेकेंड में t इक्वल टू 1 मीटर चल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमारी पोजीशन, कार की पोजीशन कहां हो जा रही है, 4 मीटर के ऊपर हो जा रही है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कार की पोजीशन कहां हो रही है, 9 मीटर पे हो जा रही है। 4 सेकेंड पे 16 हो रही है ना। तो ये किसी न किसी रिलेशन के तहत हो रहा होगा, तो ये रिलेशन भी मैं लिख देता हूं। वैसे तो इसकी हम लोगों ने टेबल बना लिया, अदरवाइज रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि x इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन है। इस रिलेशन के हिसाब से टेबल बनाई गई है और आपसे पूछा है बनी हुई टेबल में कि एवरेज रेट बताइए। अब आपको पता है कि एवरेज रेट अभी देखा कि नहीं, 2 पॉइंट के बीच में, इसका मतलब आज से हम ये बोलेंगे कि जब भी हमें किसी इंटरवल के बीच में अगर कुछ फाइंड आउट करना हो, कोई भी रेट 2 इंटरवल के बीच में है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा। तो हम ये बोले कि एवरेज रेट, है ना, सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट कलर से चलने देते हैं। एवरेज रेट किसके बीच में, तो यहां पे डिस्टेंस कौन सा, x कौन से सेकंड पे, x कौन से सेकंड पे हमारा, है ना, तो x इज द फंक्शन ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t। तो इसका मतलब है कि ये हमें चाहिए 2 सेकंड पे माइनस x 1 सेकंड पे और 2 माइनस 1, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। x इज द फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब है कि x जब 2 सेकंड पे था तब कितना, 2 सेकंड पे x जब कितना है वो लिखना है, और x 1 सेकंड पे कितना है और डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब है कि आपका ये आ जाएगा, ये x 2 सेकंड पे 4 है ना, 4, और 1 सेकंड पे कितना है 1, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 1, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एवरेज रेट हो गया। अभी मैं स्पीड, वेलोसिटी ये सब नहीं बोल रहा हूं, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड का रेट हो गया, ठीक है, कि 1 सेकेंड में 3 मीटर चल रहा है। एक तरीका रेट है, कौन से इंटरवल में, इन दो से लगा के 1 सेकेंड के बीच में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो ऐसा पूछे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, असल में रेट पूछा है, इनडायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट बोला नहीं रेट, बट इस नोटेशन का मतलब क्या है, एवरेज रेट ही है, इसका मतलब क्या है, एवरेज रेट। तो यहाँ पर हम देखें कि ये है हमारा y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो f ऑफ कितना, 1 और 2 सेकेंड के बीच में पूछा है, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमें अगर एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज रेट, जो कि यहाँ पे किस टर्म में दे रखा है, डिफरेंस ऑफ y डिफरेंस ऑफ x, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 5। f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 5 माइनस 2, है ना, तो ये हो गया 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। अभी कुछ भी हमें मेंशन नहीं है तो हम इसको ले लेंगे 3 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि x की क्या यूनिट है ना, कुछ भी यूनिट कहाँ दे रखी, कुछ भी नहीं दे रखी हमें यूनिट, तो इसका मतलब हमने सिंपली 3 यूनिट्स लिख दिया है। हमें यूनिट्स के बारे में, मीटर है, सेकेंड है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ भी नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे। समझ में आया। तो कैसे हम लोगों ने देखो एवरेज रेट फाइंड आउट किया। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा अभी आपको, क्योंकि एवरेज रेट क्या होता है कि 2 इंटरवल के बीच में हम बात कर रहे हैं, और इस चीज को मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा काइनेमेटिक्स में, बट अभी मुझे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन तक जाना है, तो उस जर्नी में मुझे रेट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। अभी एक एग्जांपल और दूंगा जिससे और अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको, है ना।